साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनकी सदारत में हुआ, और दूसरा इजलास जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ़ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए खयानतदारी से इमरान खान साहब ने बैसियत वजीर आजम और बैसियत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की, और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियां हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबत ही ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई कि वो आएं और ब्रीफिंग लें, और उनको पूरे हकायक से आगाह किया जाएगा ताकि पूरी कौम यकजा हो जाए, मुत्तफिक हो और मुत्तफिका लाअमल मुरतब करे, क्योंकि यह कौमी नौयत का हसास मामला था। बदकिस्मती से न जाने क्यों उस वक्त की ऑपोजिशन ने उस इजलास का बायकॉट किया। ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने डिमाश का फैसला किया। तजवीज़ पहले भी थी, लेकिन फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया। और यह भी हकीकत है कि कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया दफ्तर खारजा को कि डिमाश किया जाए इस्लामाबाद में और वाशिंगटन में, बैक वक्त दोनों जगह, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और हकीकत यह है कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया। अब एक खुददार कौम को और एक खुददार वजीर आजम को इन हालात में क्या करना चाहिए था, यह है सवाल। खामोशी अख्तियार करते या बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की किसी को इजाजत और जुर्रत न हो, और न हो आइंदा, और न होती। ये भी हकीकत है। बाहर न हो, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने वहां पेश कर दी हैं,
اور آبویسلی اور صاحبان بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور دیں گے. تو میں نے دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنے ملک کے مفاد کو اولیت دیتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ، اور اس کے بعد جو ذمہ داری محسوس کی اس کو میں نے دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے اس سے کوئی میرا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہ تھا نہ ہے. سر دو چھوٹی چھوٹی باتیں. سر ایک تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہے سائفر کو ایک پولیٹیکل ایشو بنایا. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت گئی جو کانفیڈنس کے لیے اس کے پیچھے امریکہ تھا یا جلال باجوہ تھا؟ عمران خان صاحب نے دونوں باتیں کی. دیکھیے ایک بات بتائیں کیا امریکہ تھا یا دیکھیے پہلی بات دیکھیے میں نے بہت کچھ کہہ دیا اور آپ نے اگر سنا تو آپ کو سمجھ آ گئی، آ جانی چاہیے تھی. سادہ الفاظ میں نہیں سادہ الفاظ نہیں، آپ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں. ایک نمبر 2 دیکھیے، ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک سیکنڈ ٹھہریے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انکوائری جاری ہے، مجھ سے سوال جواب ہو گئے، ابھی اور صاحبان سے ہونے ہیں. اسد عمر صاحب نے پیش ہونا ہے، میرے بعد ہونا تھا، اب پہنچ گئے ہیں. سن لیجیے. اور عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا ہے اور کل وہ تشریف لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے.